1 दिसंबर की सभा में देश विदेश के समाचार लेकर गुरजिंदर संगू के साथ मैं हूं वायला खवानो। जापानी अधिकारियों की वर्षांत तक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में संशोधन करते समय चीन को क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों की सूची में शीर्ष पर रखने की योजना है। ये दस्तावेज जापान की मूल राजनयिक और रक्षा नीतियों की रूपरेखा पेश करता है। इसमें उन देशों का उल्लेख होता है जो सुरक्षा चुनौती हो सकते हैं। 9 वर्ष पहले जारी मौजूदा रणनीति में उत्तर कोरिया का नाम शीर्ष पर है। उसके परमाणु और मिसाइल विकास को गंभीर खतरे की संज्ञा दी गई है। उसके बाद चीन की तेजी से बढ़ती सैन्य क्षमता को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय कहा गया है। आगामी संशोधित संस्करण में सरकारी अधिकारियों की पहले चीन और उसके बाद उत्तर कोरिया का उल्लेख करने की योजना है। यूक्रेन पर हमले को देखते हुए रूस का उल्लेख किए जाने की भी संभावना है। इस परिवर्तन में चीन की तेजी से मजबूत होती सैन्य शक्ति, ताइवान पर उसके सैन्य दबाव और पूर्वी तथा दक्षिण चीन सागरों में बढ़ती सैन्य मौजूदगी को लेकर चिंता झलकती है। अक्टूबर में जारी अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में चीन को अमेरिका की निरंतर चुनौती कहा गया है। जापानी अधिकारियों की भी चीन के रवैये को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक चुनौती करार देने की योजना है। जापान सरकार बृहस्पतिवार से परिवारों और कारोबारों से बिजली की बचत करने का आग्रह कर रही है ताकि इन सर्दियों में बिजली आपूर्ति की कठिन स्थिति से निपटने में मदद मिल सके। सरकार 7 वर्षों में पहली बार शीत ऋतु के लिए इस तरह का आग्रह कर रही है। यह अपील 1 दिसंबर से 31 मार्च तक के लिए पूरे देश से की जा रही है। सरकार किसी प्रकार का संख्यात्मक लक्ष्य निर्धारित नहीं कर रही और इसके बजाय लोगों और कंपनियों से जितना हो सके बिजली की बचत करने का आग्रह कर रही है। टोक्यो स्थित आराकावा मनोरंजन पार्क अपने प्रतिष्ठान की कुछ लाइटें बंद करके बिजली बचत के प्रयास कर रहा है। बिजली बचत अवधि के दौरान पार्क में सजी लाइटों को हर रात नहीं बल्कि मुख्य रूप से सप्ताहांत में और राष्ट्रीय अवकाश के दिन ही जलाया जाएगा। मनोरंजन पार्क जैव ईंधन के उपयोग से खुद बिजली उत्पादन करने की योजना बना रहा है। 40 से कुछ अधिक उम्र की एक आगंतुक ने कहा कि वो पार्क के प्रयासों का समर्थन करती है और उसे लगता है कि अनावश्यक लाइटें बंद करना अच्छा विचार है। उसने कहा कि घर पर भी वो हीटर का तापमान हमेशा से कम रखकर बिजली की बचत करना चाहती है। जापान के सबसे बड़े श्रम संगठन ने अगले वर्ष के शुरू में होने वाले वार्षिक वेतन समझौतों में लगभग 5% की वेतन बढ़ोतरी की मांग करने का निश्चय किया है। जापान व्यापार संगठन संघ यानी रेंगो ने बृहस्पतिवार को टोक्यो के निकट एक केंद्रीय समिति बैठक में आधिकारिक रूप से इस लक्ष्य को मंजूरी दी। 5% के लक्ष्य में मूल वेतन में करीब 3% की वृद्धि सहित वरिष्ठता आधारित नियमित वेतन बढ़ोतरी भी शामिल है। 1995 के बाद से यह उच्चतम लक्ष्य है जब रेंगो ने 5 से 6% की वृद्धि की मांग की थी। अधिकारियों का कहना है कि यह मांग उपभोक्ता कीमतों में हालिया वृद्धि को दर्शाती है। रेंगो अध्यक्ष योशिनो तोमोको ने कहा कि जापान में कामगार इस समय महंगाई, कमजोर येन और कोरोना वायरस महामारी की तिगुनी मार झेल रहे हैं। योशिनो ने कहा कि आमदनी, कीमतों और अर्थव्यवस्था में स्थिर वृद्धि लाने में वेतन बढ़ोतरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे बदलाव लाने में आगामी वेतन समझौते एक बड़ा मोड़ होने चाहिए। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। जापान के एक न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि समलैंगिक विवाहों को मान्यता न दिया जाना संवैधानिक है। न्यायालय ने वादियों की सरकारी मुआवजे की मांग ठुकराते हुए कहा कि वर्तमान कानूनी प्रावधानों को असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। बुधवार को टोक्यो क्षेत्रीय न्यायालय ने हर्जाने की मांग में सरकार पर दायर किए गए एक मुकदमे में ये फैसला सुनाया। समलैंगिक जोड़ों सहित 8 वादियों ने ये मुकदमा दायर किया था।
उनका तर्क था कि समलैंगिक विवाह को मान्यता न देने वाले नागरिक संहिता और अन्य कानूनों के प्रावधान असंवैधानिक हैं। सरकार का तर्क था कि संविधान में समलैंगिक विवाहों का उल्लेख नहीं है। न्यायालय का कहना है कि समलैंगिक जोड़ों को परिवार बनाने की अनुमति देने वाली कानूनी व्यवस्था का मौजूदा अभाव विवाह संबंधी संविधान के अनुच्छेद 24 का लगभग उल्लंघन है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून व्यक्तिगत गरिमा और आवश्यक लैंगिक समानता के दृष्टिकोण से लागू किए जाने चाहिए। लेकिन न्यायालय ने वादियों का हर्जाने का दावा खारिज करते हुए कहा कि कानूनी व्यवस्था बनाना विधायी शक्तियों के विवेक पर निर्भर करता है। साप्पोरो, नागोया, ओसाका और फुकुओका में भी इसी तरह के मुकदमे दायर किए गए हैं। इस मुद्दे पर पहली बार साप्पोरो क्षेत्रीय न्यायालय ने पिछले वर्ष मार्च में फैसला सुनाया था कि समलैंगिक विवाहों को मान्यता न दिया जाना असंवैधानिक है, लेकिन ओसाका क्षेत्रीय न्यायालय ने जून में अपने फैसले में इसे संवैधानिक ठहराया था। जापान के होटलों और अन्य सुविधाओं में ठहरने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। होटलों में ठहरने वाले आगंतुकों की संख्या अक्टूबर में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 7 गुना अधिक रही। जापान पर्यटन एजेंसी के अनुसार ऐसे पर्यटकों की संख्या 21,60,000 रही। सीमा नियंत्रण उपायों में और ढील दिए जाने के कारण भी इस आंकड़े में उछाल देखा जा रहा है। पिछले महीने एकल पर्यटकों को अनुमति दी गई थी और साथ ही कुछ देशों तथा क्षेत्रों के अल्पकालिक यात्रियों को वीसा में छूट भी दी गई थी। जापान के सम्राट नारुहितो और सम्राज्ञी मासाको की पुत्री राजकुमारी आइको बृहस्पतिवार को 21 वर्ष की हो गईं। राजकुमारी पिछले वर्ष से ही शाही परिवार के एक वयस्क सदस्य के रूप में आधिकारिक दायित्व निभा रही हैं। इस वर्ष जनवरी में वे पहली बार राजमहल में नववर्ष स्वागत समारोह में शामिल हुई थीं। उन्होंने राजमहल के पारंपरिक अनुष्ठानों में भी भाग लेना आरंभ कर दिया है। राजघराना एजेंसी का कहना है कि राजकुमारी आइको ने सम्राट और सम्राज्ञी से ऐसे अवसरों के लिए उपयुक्त आचरण के विषय में सलाह ली थी। इस वर्ष अप्रैल से उन्होंने गाकुशुइन विश्वविद्यालय के जापानी भाषा एवं साहित्य विभाग में अपना तीसरा वर्ष आरंभ किया है, जहां वे प्राचीन साहित्य का अध्ययन कर रही हैं। वे जापान की पारंपरिक मंचन कलाओं का भी अध्ययन कर रही हैं। नवंबर में उन्होंने गागाकू या दरबारी संगीत की प्रस्तुति का आनंद उठाया था।